गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, चारों ओर हरे भरे खेत और बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी। ये झोपड़ी कमला की थी, जो उस गांव की एक साधारण औरत थी। कमला का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वो अकेली रहती थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। गांव के लोग उसे सहानुभूति से देखते थे, क्योंकि कमला के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कमला अपने खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ती। वो अपनी मेहनत से गुजारा करती थी, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वो जब भी गांव की दूसरी औरतों को अपने बच्चों के साथ खेलते हंसते गाते देखती, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके पास अपना दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं था। कमला अक्सर मंदिर जाती और ऊपर वाले से प्रार्थना करती। हे ऊपर वाले, मुझे भी एक बच्चा दे दो। मैं उसकी देखभाल अपने प्राणों से करूँगी। उसकी प्रार्थनाओं में इतनी सच्चाई और दर्द था कि वहाँ के लोग भी उसकी हालत देखकर दुखी हो जाते। कमला की दोस्त सुनीता, जो गांव की ही एक औरत थी, एक दिन उससे कहने लगी, कमला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऊपर वाला जरूर तुम्हारी सुनेगा। देखना, एक दिन तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। कमला हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सुनीता, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन अब तो लगता है जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। एक दिन कमला जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई। दोपहर का समय था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक हल्की चमकती रोशनी दिखाई दी। वो चौंक गई और उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वो पास पहुंची, उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक सुंदर सी परी, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। कमला ने डरते हुए कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? डरो मत कमला, मैं एक परी हूँ और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने आई हूँ। मेरी प्रार्थनाएं? क्या सच में मेरी प्रार्थना सुनी गई? हाँ कमला, तुम्हारे दिल में इतनी सच्चाई और प्रेम है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आना पड़ा। मैं तुम्हें एक बच्ची दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? क्या शर्त है? ये बच्ची मेरी बेटी है। मैं उसे तुम्हें कुछ समय के लिए देती हूँ, लेकिन जब समय आएगा मुझे उसे वापस ले जाना होगा। कमला के दिल में खुशी और दुख दोनों था। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर मैं उस बच्ची को अपना प्यार और देखभाल दे सकती हूँ, तो मैं ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। परी ने कमला के सामने अपने हाथ फैलाए और एक चमचमाती रोशनी से वहाँ एक सुंदर सी बच्ची प्रकट हुई। परी ने उस बच्ची को कमला की गोद में रख दिया और कहा, इसका नाम राधा रखना। जब समय आएगा मैं इसे लेने आ जाऊंगी। धन्यवाद, मैं इसका ध्यान अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगी। परी ने एक आखिरी मुस्कान दी और धीरे धीरे गायब हो गई। कमला उस बच्ची के साथ अपने गांव लौट आई। राधा पूरे गांव के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। लोग इस चमत्कार को देख हैरान थे। कमला ने सबको बताया कि ऊपर वाले की कृपा से उसे एक बेटी मिली है। गांव के लोग उसकी खुशी में शामिल हुए और धीरे धीरे राधा को भी सब अपने दिल से चाहने लगे। राधा के बड़े होते ही उसकी सुंदरता और निपुणता सभी को मोहित करने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और मासूम सा चेहरा हर किसी का ध्यान खींचता। लेकिन राधा साधारण बच्ची नहीं थी, उसमें कुछ विशेष था। जब वो अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े सिलने की कोशिश करती, तो ऐसा लगता जैसे उसके हाथों में कोई जादू हो। कमला को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि राधा साधारण नहीं है। राधा को कपड़े सिलने का बहुत शौक था।
वो गांव की महिलाओं के कपड़े अपने छोटे हाथों से सिलने लगती और उसकी सिलाई इतनी निपुण होती कि सभी आश्चर्यचकित रह जाते। एक दिन कमला ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि तुम इतनी निपुण हो जाओगी। माँ, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब भी मैं कपड़े सिलती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, कमला के दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा। उसे परी की बात याद आ जाती कि एक दिन वो राधा को वापस लेने आएगी। कमला कई रातें जागती रहती और ऊपर वाले से प्रार्थना करती, हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। कमला की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। वो राधा को देखते हुए अक्सर सोचती, क्या होगा जब वो दिन आएगा? क्या मैं राधा को जाने दूंगी? राधा भी अब बड़ी हो गई थी। उसे भी अपनी अतीत के बारे में कुछ बातें पता चलने लगी थी। वो कमला से पूछती, माँ, क्या मैं सच में परीलोक की हूँ? हाँ बेटी, तुम परीलोक से हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राधा के मन में कहीं न कहीं ये सवाल था कि परीलोक में उसकी असली माँ कौन है और वो कब उसे वापस बुलाएगी। फिर एक दिन जब राधा 18 साल की हुई, आसमान में अचानक तेज रोशनी चमकी और वही परी फिर से प्रकट हुई। कमला का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने राधा को अपने पास खींच लिया और कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। कमला, ये वचन था। अब समय आ गया है कि राधा अपने असली घर लौटे। लेकिन मैंने इसे अपनी बेटी माना है। क्या ये संभव नहीं कि वो यही रहे? मुझे पता है कमला, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन राधा की नियति परीलोक में है। वहाँ उसका इंतजार हो रहा है। राधा ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आँखों में भी आंसू थे। उसने कहा, माँ, मैं परीलोक जाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। तुम जहाँ भी रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। इसके बाद परी ने राधा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ परीलोक ले गई। कमला ने देखा दोनों धीरे धीरे आसमान में गायब हो गयी। परीलोक में पहुँचते ही राधा की आँखों के सामने एक अद्भुत दुनिया खुल गई। वहाँ की रंग बिरंगी परियां, चमकते पेड़ पौधे और अनोखे जीव देखकर राधा हैरान हो गई। परी ने उसे अपने महल में ले जाकर कहा, ये तुम्हारा घर है राधा, अब तुम यहाँ की राजकुमारी हो। राधा का दिल खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही उसे कमला की याद सताने लगी। तभी परी ने कहा, यहाँ तुम्हारी कला का और भी विकास होगा। तुम्हारे हाथों से बने लहंगे परीलोक की शान बनेंगे। राधा ने अपने दिल की सारी ताकत अपने काम में लगा दी। उसने परीलोक की परियों के लिए अद्भुत लहंगे सिलना शुरू किया। उसके बनाए लहंगे इतने सुंदर होते कि परियां उन्हें पहनकर और भी चमकने लगती। लेकिन परीलोक में सब कुछ उतना आसान नहीं था। वहाँ एक और परी थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वो राधा की कला से जलने लगी और उसके काम में बार बार बाधाएं डालने लगी। राधा को चित्रलेखा के व्यवहार से दुख होता, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। चित्रलेखा ने एक दिन राधा से कहा, तुम्हारी कला उतनी महान नहीं है जितनी लोग कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो। हम दोनों एक प्रतियोगिता करेंगे और जो भी जीतेगा वही परीलोक की सबसे बड़ी सिलाई की कलाकार मानी जाएगी। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, लेकिन याद रखना, सच्ची कला दिल से आती है।
दोनों परियों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हुई। चित्रलेखा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन राधा ने अपनी निपुणता और मेहनत से सभी को चौंका दिया। उसकी सादगी और कला ने परियों का दिल जीत लिया। परिलोक की रानी ने घोषणा की, राधा, तुम परिलोक की सबसे महान कलाकार हो। तुम्हारे लहंगे परिलोक को और भी सुंदर बना देंगे। राधा ने परिलोक में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन उसने कमला को कभी भी नहीं भुलाया। परिलोक की रानी ने उसे विशेष अनुमति दी कि वो धरती पर अपनी माँ से मिलने जा सकती है। हर कुछ महीनों में राधा धरती पर जाती और वहाँ कमला से मिलती और उसे प्यार से गले लगाती। कमला अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन उसे जाने देने का दर्द भी होता। राधा ने धरती और परिलोक के बीच एक सेतु बना दिया था। उसकी कला धरती और परिलोक दोनों में छा गई थी। परिलोक में उसके बनाए गए लहंगे परियों की शान थे और धरती पर उसकी माँ के लिए वो हमेशा उसकी छोटी बेटी ही थी। इस तरह राधा ने दोनों दुनियाओं को अपनी कला, प्रेम और निपुणता से जोड़ा और एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया कि सच्ची कला और प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। परिलोक में सुहानी नाम की एक गरीब परी रहती थी। सुहानी परी की माँ कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन कपड़े सिलकर ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए सुहानी परी भी अमीर परियों के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। सुहानी परी गरीब तो थी, लेकिन बहुत नेक और दयालु थी। सुहानी परी आराध्या नाम की एक अमीर परी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। सुहानी परी अपना काम ध्यान से मन लगाकर जल्दी जल्दी किया करती थी। उसका काम देखकर आराध्या परी की माँ लारा परी भी बहुत खुश होती थी, लेकिन साथ ही लारा परी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। सुहानी परी के इतना काम करने के बाद भी वो सुहानी परी को बहुत कम सैलरी देती थी। एक दिन सुहानी परी अपनी मालकिन लारा परी के पास जाकर कहती है, मालकिन, मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ और मैं हर रोज काम पर समय से आ जाती हूँ, इसलिए आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरी इतनी कम सैलरी है कि मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे पाती और सारा राशन भी नहीं ले पाती। इसलिए आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, वरना मैं आपके घर में झाड़ू पोछा का काम नहीं करूँगी। अरे, मैं तुझे एक दिन में 100 रुपए देती हूँ और ये बहुत बड़ी रकम है, तो मुझे काम छोड़ने की धमकी कैसे दे सकती है? एक बात कान खोल कर सुन ले, तू काम छोड़कर जाएगी तो तेरे जैसी 36 परियां काम करने आ जाएंगी। मालकिन, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। मुझे घर का किराया देना है। मैंने 2 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है। मैं तेरी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली हूँ। तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल जा यहाँ से। लारा परी का ऐसा व्यवहार देखकर सुहानी परी उदास हो जाती है। फिर सुहानी परी अपने मन में सोचती है, अरे, ये तो मेरी सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं इनके यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। इतना सोचकर सुहानी परी काम छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी वहाँ पर लारा परी की बेटी आराध्या परी आती है और अपनी माँ को एक कोने में ले जाकर कहती है, अरे माँ, आप इसे काम से क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है ना, अगर इसने काम छोड़ दिया तो नौकरानी मिलने में कितना टाइम लगता है। अगर ये चली गई तो घर का काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन बेटी, मैं इसकी सैलरी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अरे माँ, 50 रुपए और बढ़ा दो, उसके बदले इससे एक्स्ट्रा काम करवा लेना। हाँ बेटा, सही कहा तूने, मैं अब यही करूँगी। उसके बाद लारा परी सुहानी परी के पास जाती है और कहती है, सुन सुहानी, तू काम छोड़कर मत जा। मैं तेरी सैलरी एक दिन के लिए 50 रुपए और बढ़ा देती हूँ, लेकिन पहले तू हमारे घर में सिर्फ साफ सफाई करती थी। अब तुझे 3 समय का खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के पास इतना समय नहीं रहता जो हम खाना भी बना पाए।
सुहानी परी बहुत ही गरीब होती है, इसलिए लारा परी की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। आराध्या परी सुहानी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसकी गरीबी के ताने मारती रहती थी। एक दिन आराध्या परी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बात कर रही होती है। तभी सुहानी परी भी उस बगीचे में घूमने आ जाती है। सुहानी परी को देखकर आराध्या परी अपनी सहेलियों से कहती है, तुम्हें पता है शीना परी, ये गरीब परी मेरे घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। आराध्या परी की बात को अनसुना करके सुहानी परी आगे बढ़ती रहती है। तभी ये देखकर आराध्या परी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहानी परी को धक्का देकर गिरा देती है। धक्के की वजह से सुहानी परी जमीन पर जोर से गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है। अरे नहीं, तुमने मुझे क्यों गिराया? इस बगीचे में सिर्फ अमीर परियां ही आ सकती हैं, ना कि गरीब झाड़ू पोछा लगाने वाली। यहाँ तू क्यों आई है? निकल यहाँ से। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इस बगीचे में सिर्फ अमीर परियां ही आ सकती हैं। तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट भी आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल अब तो लंगड़ाते हुए अपने घर चली जा। तुम अमीर तो हो आराध्या परी, लेकिन साथ ही तुम एक नंबर की बदतमीज परी हो। आराध्या परी को सुहानी परी की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से सुहानी परी को धक्का दे देती है। क्यों, मजा आया ना? अब दोबारा कभी मुझे इस बगीचे में दिखाई मत देना, वरना छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। इतना कहकर आराध्या परी वहाँ से चली जाती है और सुहानी परी वहीं खड़ी रोने लगती है। इसी तरह से सुहानी परी की जिंदगी दुखों से बीत रही होती है। एक दिन रानी परी के महल में परियों की मॉडलिंग कॉन्टेस्ट शुरू होता है। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में आराध्या परी भी भाग लेती है। तभी लारा परी अपनी बेटी से कहती है, बेटा आराध्या, ये देखो मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर महंगा ब्रांडेड लहंगा लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। आराध्या परी अपना लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी परी भी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने का फैसला करती है, लेकिन सुहानी परी के लिए लहंगा उसकी माँ खुद ही तैयार करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी परी के महल में मॉडलिंग कॉन्टेस्ट आयोजित हो जाता है। सभी परियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर वहाँ आ जाती हैं। तभी आराध्या परी अपना लहंगा पहनकर वहाँ पहुँचती है। सभी परियां आराध्या परी के लहंगे की बहुत तारीफ करती हैं। फिर कुछ ही देर में सुहानी परी अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा पहनकर वहाँ पर पहुँच जाती है। सुहानी परी का लहंगा आराध्या परी के लहंगे से कई गुना खूबसूरत था। सुहानी परी के वहाँ आते ही वहाँ खड़ी सारी परियां आराध्या परी से ध्यान हटाकर सुहानी परी को घूर घूर कर देखने लगती हैं। अरे वाह सुहानी परी, तुम्हारा लहंगा तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि तुम्हारा लहंगा आराध्या परी के लहंगे से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना महंगा लहंगा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं निशा परी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने इसे अपने हाथों से सिला है। तभी थोड़ी देर के बाद परियों का मॉडलिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें सुहानी परी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में सुहानी परी जीत जाती है। ये सब देखकर आराध्या परी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब तो वो हार चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और मुंह लटकाकर वापस अपने घर चली जाती है। और यहाँ कॉन्टेस्ट जीतने पर रानी परी सुहानी परी को उपहार में एक जादुई लहंगा देते हुए कहती है, सुहानी परी, तुम एक बहुत अच्छी और नेक परी हो। तुम्हें तो पता ही है कि परी लोग के कानून के हिसाब से जादुई लहंगा हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई शक्तियों वाला जादुई लहंगा देती हूँ। ये जादुई लहंगा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन हाँ, कभी भी इस जादुई लहंगे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मत करना।
रानी परी की बात सुनकर सुहानी परी बहुत खुश होती है। उस जादुई लहंगे की मदद से सुहानी परी का एक बड़ा सा घर भी बन जाता है और अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस दिन के बाद से कभी भी सुहानी परी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से परीलोक में अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक समय की बात है, मैजिक लैंड नाम का एक परीलोक हुआ करता था। उसी परीलोक में अर्चना नाम की एक परी भी रहा करती थी। अर्चना परी अपनी 3 बेटियों के साथ वहाँ पर रहती थी। उसकी तीनों बेटियाँ अमीशा, आशी और अदिति बहुत ही चंचल थी। क्योंकि परियों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, इसलिए अर्चना परी हमेशा अपनी बेटियों के लिए परेशान रहा करती थी और उन्हें परीलोक से बाहर जाने से हमेशा मना करती थी। सुनो बच्चियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी भी परीलोक से बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और तुम एक साधारण इंसान की तरह बन जाओगी। जी माँ, हम आपकी बात याद रखेंगे और कभी भी परीलोक से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह वो हाँ तो कह देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बहनें खेल रही होती हैं कि तभी अचानक वो तीनों खेलते खेलते परीलोक से बहुत दूर निकल जाती हैं और फिर वो थककर वहीं पर बैठ जाती हैं और आराम करने लगती हैं। लेकिन अचानक उन्हें होश आता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। अरे बाप रे, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? हाँ दीदी, ये तो परीलोक जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ अमीशा, माँ ने हमें मना किया था पर हमने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अब पता नहीं हम कहाँ पर आ गए हैं। फिर वो तीनों परियां अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करती हैं, पर उनकी सारी शक्तियाँ गायब हो चुकी थी। इसलिए वो परेशान होकर रोना शुरू कर देती हैं। उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो तीनों परियां यहाँ वहाँ चलना शुरू करती हैं और चलते चलते किसी गांव में पहुँच जाती हैं। चलते चलते उन तीनों को बहुत गर्मी होने लगी थी और तीनों को बहुत जोरों की प्यास लग जाती है। पर तभी उन्हें एक घर के सामने एक कुआं दिखाई देता है, लेकिन उन बेचारी परियों को कुएं से पानी निकालना आता ही नहीं था। फिर वो तीनों उस घर के अंदर चली जाती हैं, पर उन्हें घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं सोफे पर फल की एक बड़ी सी टोकरी रखी थी और उन तीनों परियों को बहुत जोरों की भूख लगी होती है, इसलिए वो तीनों जल्दी से फल उठाकर खाने लगती हैं। वो फल खा ही रही थी कि तभी उस घर की मालकिन घर पर आ जाती है और उनसे गुस्से में बोलती है, अरे कौन हो तुम लोग? मेरे घर के अंदर कैसे घुसी और मुझसे बिना पूछे मेरे फल कैसे खाए? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दरअसल हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए। देखने में तो तुम लोग राजकुमारियाँ लगती हो, फिर यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? तब अदिति परी उस औरत को अपने परी होने की बात बता देती है। ये सुनकर वो औरत एक शैतानी मुस्कुराहट देती है। अरे वाह, तब तो तुम लोग मेरे बहुत काम आओगी। पर हमारे पास अब जादुई शक्तियाँ नहीं है। इस जगह पर आते ही हमारी सारी जादुई शक्तियाँ हमसे छीन गयी। तब तो तुम लोग मेरे किसी काम की नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। कृपया करके हमें अपने पास रख लीजिए। हम लोग अब कहाँ पर जाएंगे? आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। फिर वो औरत कुछ देर तक सोचती है और कहती है, परियों मेरी नौकरानियाँ बने, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रह सकती हो। रुको, मैं बाजार जाकर तुम लोगों के लिए कुछ पुराने कपड़े लेकर आती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और यहाँ वो तीनों परी बहनें बैठकर थोड़ा आराम करने लगती हैं। फिर कुछ ही देर में वो औरत घर पर वापस आ जाती है।
लो, मैं तुम तीनों के लिए ये कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। चलो अब ये सुंदर से कपड़े उतारो और काम पर लग जाओ। उस औरत के कहने पर तीनों परियां पुराने कपड़े पहन लेती हैं और वो पहनकर घर के काम करना शुरू कर देती हैं। दरअसल इस औरत का नाम यामिनी है। यामिनी नाम की ये औरत बड़ी ही दुष्ट थी, जिसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था। इधर अर्चना परी का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटियों को ढूंढने की हर कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। और उधर यामिनी का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं और हमेशा रोती रहती हैं। काश कि हमने माँ की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ दूसरी तरफ यामिनी तीनों परी बहनों को एक जादूगर को बेचने का प्लान बना रही थी। अभी के लिए मैं तुझे सिर्फ एक ही परी दूंगी। अगर तू ठीक से पैसा देगा तभी बाकी की 2 परियां दूंगी, समझा? ये ले अपने पैसे, पर बाकी की 2 परियां भी मुझे जल्दी ही चाहिए। धीरे धीरे करके पैसे लेकर यामिनी तीनों परी बहनों को उस जादूगर को सौंप देती है। फिर जादूगर उन तीनों को अपने ठिकाने पर ले जाता है। इन तीनों परियों को मारकर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। अरे मेरा जादुई पत्थर कहाँ चला गया? कहीं मिल नहीं रहा। वो जादूगर काफी देर तक अपना पत्थर यहाँ वहाँ ढूंढता है, पर पत्थर न मिलने पर वो पत्थर को खोजने के लिए बाहर निकल पड़ता है। ये जादूगर तो हमें मार ही डालेगा। काश कि हमारी जादुई शक्तियाँ हमारे पास होती। वो सब छोड़ो, लेकिन हम अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। वो तीनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक सामने लटका हुआ सितारा टिमटिमाने लगता है। डरो नहीं परियों, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि हम तीनों परियां हैं? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक परी हूँ। उस जादूगर ने मुझे सितारा बना दिया है। उस दुष्ट जादूगर ने मेरी जादू की छड़ी यहीं कहीं छुपाई हुई है। क्या तुम उसे ढूंढोगी? पर हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हम कैसे ढूंढेंगे? तुम्हारे सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं, पर पैर तो खुले हैं ना। हम सभी के लिए उस छड़ी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फिर अमीशा परी जादूगर की अलमारी के पास जाती है और जादुई छड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक अलमारी के ऊपर से जादू की छड़ी नीचे गिरती है। जादुई छड़ी को देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। अब ऐसा करो, उस छड़ी को मेरी तरफ दिखाकर बोलो, हे जादुई छड़ी, सितारा अपने असली रूप में आ जाए। अमीशा परी के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसे ही बोलती है। फिर जादुई छड़ी अपना जादू चलाती है और वो सितारा एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। फिर वो जादुई छड़ी परी के पास चली जाती है। तभी परी बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ तो वापस नहीं दिला सकती, पर मैं तुम तीनों को 3 जादुई लहंगे दूंगी, जो तुम्हें तुम्हारे परीलोक तक पहुँचा देंगे। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों को जादुई लहंगा दे देती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो जादूगर वापस आ जाए। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। हे मेरे जादुई लहंगे, इन्हें फौरन से इनके परीलोक तक पहुँचा दो। जैसे ही परी ऐसा बोलती है कि तभी तीनों परियां हवा में उड़ने लगती हैं। फिर वो तीनों नन्ही परियां अपने परीलोक की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन जब वो जादूगर के घर से निकल रही थी, तभी जादूगर वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है। परियां अपना पीछा करते हुए उस जादूगर को देख लेती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे मोटी जादूगर, तू हमें पकड़ेगा? अपने आप को देखा है कभी आईने में?
चल मोटे, हमें पकड़ के दिखा। उन परियों की बात सुनकर जादूगर गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो परियां तेजी से उड़ना शुरू करती है और वो जादूगर को बहुत नचाती है। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। साथ में जादूगर भी उनके पीछे पीछे आता है। पीछा करते करते जादूगर बहुत थक जाता है। जादूगर को थका हुआ देखकर परियां अपनी फुल स्पीड में उड़ने लगती है और आखिरकार वो अपने परीलोक में पहुंच जाती है। लेकिन जब जादूगर परीलोक में जाने की कोशिश करता है तो उसे जोरों का करंट लगता है। फिर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। उधर अर्चना परी अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर तीनों परियां अपनी माँ के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी। लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी जाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है। तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ, क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है, रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ? देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो, और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ। फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है। तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप
आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं एक परी हूँ। चलो तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी, मेरा नाम आलिया है। मेरी चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनैना परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनैना परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है, जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परी लोग वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती हैं। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।